लिख लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। ठीक है साहब, मैट्रिक्स मेथड से अपन को इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ये सभी के लिए नया है बेटा, बस एडजॉइंट और इनवर्स निकालना होता है, बस उस पर अपन को केवल ध्यान देना है। तो मैट्रिक्स मेथड से सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस सॉल्व करना है। सिस्टम कितने तरह का होता है? सिस्टम दो तरीके का होता है। हम अभी जो सिस्टम ले रहे हैं वो इस तरीके का ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर आएगा a1x प्लस b1 बाय इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2 बाय इक्वल टू c2। मान लीजिए ये टू वेरिएबल का सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। फिर क्या करना होगा? इसको सॉल्व करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट ए निकालना होगा साहब। डिटर्मिनेंट ए क्या होता है? डिटर्मिनेंट ए होता है एक्स और वाई के कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट, a1 b1 और a2 b2। इसको अपन सॉल्व करेंगे। ये जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक्स आएगा यहाँ पर। एक्स होता है अपना वेरिएबल मैट्रिक्स, एक्स को अपन बोलते हैं वेरिएबल मैट्रिक्स। ये वेरिएबल मैट्रिक्स होगा साहब अपना, ये हमेशा कॉलम वाइज होगा। एक्स की वैल्यू हम लिखेंगे एक्स कॉमा वाई, ये लिखेंगे एक्स कॉमा वाई। जितने वेरिएबल यहाँ पर होंगे वो कॉलम वाइज अपन लिख देंगे। और बी होगा इक्वल में जो बेस मैट्रिक्स है, इसको अपन बेस मैट्रिक्स बोलते हैं। ये हमारा बेस है, इसको हम बेस मैट्रिक्स बोलते हैं, बेस मैट्रिक्स। ठीक है साहब। और ये जो ए है, ये ए अगर अपन लेंगे, ए को अगर मैट्रिक्स अपन लेंगे, ए मैट्रिक्स, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहलाता है। कोफिशिएंट, आप पूछोगे ए का भी तो कुछ नाम होना चाहिए भैया, ए क्या गुमनाम है? तो ये गुमनाम नहीं है भाई, ये भी है कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। शॉर्ट में जगह का मैं लिख देता हूँ कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, और ये क्या होगा? कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगा? कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा बेटा इसका कोफिशिएंट एक्स और वाई के कोफिशिएंट, जो कि यहाँ पर a1 है, b1 है, a2 है और b2 है। तो हमें यहाँ पर तीन चीजें मिलेंगी। कोफिशिएंट मैट्रिक्स मिलेगा जो एक्स और वाई के कोफिशिएंट होंगे, इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए, तो ही हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फिर होगा बेस मैट्रिक्स जो है इक्वल में जो होते हैं c1 c2, ये हमारा कॉलम वाइज बनेगा। और वेरिएबल मैट्रिक्स, वेरिएबल हम कॉलम वाइज। अगर मान लीजिए यहाँ पर तीसरा वेरिएबल और होता, मान लीजिए जेड और होता, तो हमारे ये सारी चीजें बस थर्ड 3/3 के बनते। अभी ये 2/2 के बनते, तो 3/3 के बनते। तो ये तो टू सिस्टम ऑफ टू इक्वेशंस है, टू वेरिएबल्स है, ये अपन टू वेरिएबल्स में खेल रहे हैं। ठीक है, ये टू वेरिएबल्स की बात हो रही है। थ्री वेरिएबल्स में सिस्टम होगा तो किस तरीके का होगा? a1x प्लस b1 बाय प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2 बाय प्लस c2z इक्वल टू d2 और a3x प्लस b3 बाय प्लस c3z इक्वल टू d3। यहाँ पर a कितना होगा? a यहाँ पर होगा 3/3 का, a1 b1 c1, a2 b2 c2 और a3 b3 c3। ठीक है, और x क्या होगा? x वेरिएबल मैट्रिक्स होगा। कितने वेरिएबल है यहाँ पर? यहाँ पर वेरिएबल है कुल मिला के 3, x y z। यहाँ पर होगा x y z। और b कितना होगा? b हमारा इक्वल में जो लिखा हुआ है वो होगा, वो है हमारा d1 d2 और d3, ये हमारा b होगा। और इसमें अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं होता है, इफ डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो, देन there will be a unique solution। तो भैया यूनिक सॉल्यूशन होगा, और वो किसके द्वारा दिया जाएगा? which is given by x equal to a inverse b। x equal to a inverse b से वो सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो if determinant a not equal to 0, then there will be a unique solution which is given by x equal to a inverse b। यानी कि हमें जो a मिलेगा, चाहे 2/2 में a मिले ऐसा और चाहे 3/3 में a मिले ऐसा, हमें इनका इनवर्स निकालना होगा
और इनवर्स वही होता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता है, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ए। अभी अपन ने एडजॉइंट ए निकाला था और डिटर्मिनेंट ए आपको पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम निकालते हैं, तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए, ये इनवर्स आता है। ए इनवर्स का हम बी में इंटू करते हैं, बी ये है बेस मैट्रिक्स, और फिर इससे कंपेयर कर देते हैं, क्योंकि दो मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल हो तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वेट कर सकते हैं। जब इक्वेट करते हैं तो हमारी एक्स बाय जेड की वैल्यू आ जाती है, या दो वेरिएबल है, टू वेरिएबल है तो एक्स और वाई की वैल्यू आ जाती है। तो ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आप लोग नोट कर लीजिए। और यूनिक सॉल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं होना चाहिए, तभी आपका आंसर आएगा, एक्स वाई जेड की यूनिक वैल्यू आएंगी जो तीनों इक्वेशंस को या दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें। दुनिया में सिस्टम जो होगा वो ठीक डिटर्मिनेंट की तरह, जैसे हमने आपको बताया था, दो तरह का होगा। ये सिस्टम होगा दो तरह का। कैसा सिस्टम होगा? एक होगा नॉन होमोजीनियस और एक होगा होमोजीनियस। ठीक है भैया, एक होगा नॉन होमोजीनियस और एक होगा होमोजीनियस। दो ही तरह का सिस्टम होगा बेटा। दुनिया में सिस्टम सिर्फ दो ही तरह का होता है, एक होगा नॉन होमोजीनियस और एक होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस कैसा होगा? नॉन होमोजीनियस जो सिस्टम होगा वो अभी हमने जो लिखा था वो ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म का होगा, और होमोजीनियस सिस्टम किस फॉर्म का होगा? होमोजीनियस सिस्टम होगा ए एक्स इक्वल टू ओ के फॉर्म का होगा। वो समझते हैं आप? वो होगा नल मैट्रिक्स 0 0 इक्वल में जब 0 0 आ जाए या 3 0 आ जाए या चारों 0 आ जाए, मतलब इक्वल में इक्वेशन में जब लगातार 0 0 0 आते हैं तो वो होमोजीनियस में चला जाता है। तो सिस्टम दो तरीके का होता है, या तो नॉन होमो होगा या होमो होगा। ठीक है, होमो और नॉन होमो का मतलब समझ में आ गया। यहाँ पर बी जो है वो नॉट इक्वल टू ओ, ये नल मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ओ मीन्स नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का मतलब जिस मैट्रिक्स का हर एंट्री 0 हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बी नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर ओ जो है वो 0, यानी कि इक्वल में इक्वेशंस में तीनों में 0 आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, या 2x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, x प्लस 3y माइनस 4z इक्वल टू 0। ऐसा अगर हो गया होमोजीनियस में, यहाँ तीनों में से कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। यहाँ 0 नहीं हो, यहाँ 0 नहीं हो, या यहाँ 0 नहीं हो, कम से कम एक जगह पर अगर 0 नहीं होगा तो वो जो है कहाँ चला जाएगा? नॉन होमोजीनियस में चला जाएगा। ठीक है, वो नॉन होमोजीनियस में चला जाएगा। तो सिस्टम दो प्रकार का होता है, नॉन होमो या होमो। अब क्या है, अब यहाँ पर ये जो है ये दो तरीके का होता है नॉन होमोजीनियस सिस्टम। या तो ये होगा कंसिस्टेंट, और या होगा इनकंसिस्टेंट। या तो ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट कब होगा? कंसिस्टेंट कितने तरीके का होगा? और यहाँ पर ये जो होता है ये हमेशा कंसिस्टेंट होता है, ये कभी इनकंसिस्टेंट होता ही नहीं है। इनकंसिस्टेंट ही कभी नहीं होता, ये हमेशा कंसिस्टेंट होता है, ये हमेशा सॉल्वेबल होता है। कंसिस्टेंट का मतलब है सॉल्वेबल, अपन सॉल्व नहीं कर सकते। नॉन सॉल्वेबल, ये सॉल्व नहीं किया जा सकता भैया, है ना, इसको अपन सॉल्व नहीं कर सकते। और इसको ये ऑलवेज सॉल्वेबल होगा भैया, हमेशा इसको सॉल्व कर पाएंगे। ऑलवेज सॉल्वेबल, हमेशा सॉल्वेबल, इसका सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इसका सॉल्यूशन ना निकले, है ना, ऐसा कभी नहीं होगा इसमें। होमोजीनियस ऑलवेज कंसिस्टेंट। ठीक है, अब कंसिस्टेंसी इसमें फिर से दो प्रकार की होगी, फिर से भैया दो प्रकार की होगी। हाँ, देखिए कितने दो प्रकार की, कैसे? एक तो होगा यूनिक सॉल्यूशन और एक होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन।
इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एक होगा यूनिक सॉल्यूशन और एक होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन कैसे होगा? यूनिक सॉल्यूशन की क्या कंडीशन है? इफ डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो, डिटर्मिनेंट ए जीरो ना आए तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, विच इज गिवन बाय इसके द्वारा दिया जाएगा भैया, वो गिवन बाय x इक्वल टू ए इनवर्स बी के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है साहब, x इक्वल टू ए इनवर्स बी के द्वारा दिया जाएगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा भैया? जीरो, जब डिटर्मिनेंट ए जीरो हो गया, डिटर्मिनेंट ए जीरो हो गया एंड ये इंपॉर्टेंट है, केवल डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू जीरो से नहीं होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एंड एडजॉइंट इनटू बी इक्वल टू ओ, एडजॉइंट ए इनटू बी इक्वल टू ओ हो, मतलब क्या हुआ? एडजॉइंट ए इनटू बी जब हम निकालेंगे, एडजॉइंट ए इनटू बी इक्वल टू ओ, अब आते हैं अपन नॉन सॉल्वेबल। नॉन सॉल्वेबल कब होगा? नॉन सॉल्वेबल तब होगा, इसका मतलब होता है नो सॉल्यूशन। भैया इसको अपन हल कर नहीं सकते, हाथ खड़े कर देंगे भैया, हम नहीं सॉल्व कर सकते इसको। कब नहीं कर सकते? इफ डिटर्मिनेंट ए जीरो हो जाए, डिटर्मिनेंट ए तो साहब जीरो हो गया, एंड साथ ही साथ क्या होना चाहिए? इसके साथ ही क्या होना चाहिए? ये नॉन जीरो हो, ये नॉन नल मैट्रिक्स हो, मतलब एडजॉइंट ए और इनटू बी जो है वो नॉट इक्वल टू ओ, ये नल मैट्रिक्स ना हो, मतलब इसका जब इंटू करें तो 0 0 0 ना आए, तब इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, अपना हाथ खड़ा कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो होंगे, अब इस केस में हम सॉल्यूशन लेंगे क्या? तो यहाँ पर हम z इक्वल टू के जैसा डिटर्मिनेंट में हमने किया था, लेट z इक्वल टू के बी एन आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन, ये हम अपनी मर्जी से ले लेते हैं भैया। हम कहते हैं z इक्वल टू के हमारा एक सॉल्यूशन होगा, आर्बिट्रेरी माने हमारी मर्जी, मेरी मर्जी, अपनी मर्जी से ले रहे हैं आर्बिट्रेरी, z इक्वल टू के ले रहा है, के कोई रियल नंबर है तो ये आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन है, और के में ही हम आंसर देंगे, x और y की वैल्यू भी के में देंगे, और के क्या है? के बिलोंग्स टू आर, के हमारा कोई रियल नंबर है, कोई रियल नंबर है। ठीक है, यहाँ पर तो सॉल्यूशन होते ही नहीं है, हाथ खड़े कर देंगे भैया, एक्स वाई जेड की कोई वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। अब आते हैं इस पर, अब आते हैं ये सीधा 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 सच्चा इंसान, सीधा साधा इंसान भैया हमेशा सॉल्वेबल होता है ना, गरीब इंसान सबका दोस्त होता है, तो ये भैया सबका दोस्त है, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, इस तरीके का है, ये हमेशा सॉल्वेबल होता है। तो ये क्या है? ये सॉल्यूशन भी दो तरह का होता है, एक तो होता है ट्रिवियल, एक होता है ट्रिवियल, ट्रिवियल है ना, ट्रिवियल, और एक होता है नॉन ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल, दो तरीके का ये सॉल्यूशन देता है, एक देगा ट्रिवियल और एक देगा नॉन ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब है जीरो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन, ट्रिवियल का मतलब है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन होगा साहब? जीरो सॉल्यूशन, और कब होगा? तब होगा जब इसका हम डिटर्मिनेंट ए निकालें और वो जीरो ना आए, जब डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे और वो जीरो नहीं आएगा तो इस तरीके के सिस्टम का एक ही आंसर होगा, लिख देंगे x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू जीरो, जीरो सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन, ये हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा। रख दो, इसमें डाल दो, एक्स वाई जेड की जगह 0 0 0 डाल दो, जीरो इक्वल टू जीरो आएगा भैया। ऐसा कब होगा? जब डिटर्मिनेंट ए जीरो ना हो, तब हम कह देंगे इसका डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं है, इसका मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन है, और इसका आंसर हो गया x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू जीरो। लेकिन अगर मान लीजिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नॉन जीरो सॉल्यूशन, ये कहानी कब होगी? ये कहानी कब होगी भैया? ये कहानी तब होगी जब डिटर्मिनेंट ए जीरो आ जाए। यदि डिटर्मिनेंट ए आ गया जीरो तो हम कहेंगे भैया यहाँ पर तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे और जो कि हमें के में मिलेंगे, के की टर्म्स में मिलेंगे, यहाँ पर भी हम मान लेंगे लेट जेड इक्वल टू के बी एन आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन, यहाँ भी मान लेंगे आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन, और इसके बाद z की जगह k क्या है? कोई रियल नंबर है, और z कहाँ लिख देंगे? यहाँ लिख देंगे z की जगह k, यहाँ लिख देंगे z की जगह k, तो x और y में हमें दो इक्वेशन मिल जाएंगे,
दोनों का एलिमिनेशन से या मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू भी के की टर्म्स में निकाल देंगे, वो हमारे आंसर होंगे। ये चार्ट आपको 5 नंबर देगा, 5 मार्क्स देगा सीबीएसई में, ठीक है, 5 मार्क्स देगा एमपी में और 4 मार्क्स देगा गारंटी के साथ मेंस में। 5 मार्क्स सीबीएसई और एमपी किसी भी बोर्ड में 5 नंबर देगा और 4 नंबर का पक्का सील ठोक के ले लो, 4 नंबर का एक क्वेश्चन अपन को मेंस में देगा, ये हर साल दे रहा है लगातार। और एक बात, और ये एनडीए जो देने की ख्वाहिश रखते हैं उसमें कम से कम 4 से 8 मार्क्स देगा, 4 to 8 मार्क्स देगा ये चीज, 4 से 8, 4 to 8, उसमें वेरिएशन कर जाता है, उसमें एक से ज्यादा क्वेश्चंस भी इस कॉन्सेप्ट पर आ सकते हैं। पता चला एक उन्होंने होमोजेनियस में दे दिया, एक नॉन होमो में दे दिया। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड, ये सिस्टम है, इसको अपन को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहे ताकि आपको मेथड समझ में आए, फिर अपन बड़े बड़े भी पटक लेंगे। 5x + 7y + 2 = 0 और 4x + 6y + 3 = 0। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, देख रहे होगे आप 2/2 का है, 2/2 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपन को इसको ax = b के फॉर्म में लिखना है। ax = b के फॉर्म में अभी ये नहीं है, इस फॉर्म में सबसे पहले ले जाना है। तो ये जो दोनों कांस्टेंट टर्म है इनको अपन राइट साइड में लेके आएंगे। 5x + 7y = -2 और दूसरा आ जाएगा अपना 4x + 6y = -3। ये है, ये अपन ने ले लिया, ठीक है। 5x + 7y = -2, 4x + 6y = -3। अब बन गया ये ax = b के फॉर्म का, है ना। तो हम लिख देंगे सिस्टम इज ऑफ द फॉर्म ax = b, ठीक है। वेयर a क्या है साहब, a हमारा है x और y के कोफिशिएंट, x और y के कोफिशिएंट है 5, 7, 4, 6। x कितना है, वेरिएबल मैट्रिक्स कितने हैं बेटा, 2 वेरिएबल है x और y। और b होता है इक्वल में जो लिखा है -2 और -3, ये हमारा b है, ये हमारा b है, ठीक है साहब, ये आ गया। अब क्या करना है भैया, अब क्या करना है, अब सबसे पहला काम अपन को डिटर्मिनेंट ए चेक करना है। यहां से शुरुआत होती है, डिटर्मिनेंट ए तय करता है कि इसका भविष्य क्या होगा। तो भैया डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं सबसे पहले। चलिए 6 × 5 = 30 माइनस, कैंची चलाते हैं भैया 2/2 में कैंची, 6 × 5 = 30 -28 हो गया 2, 0 नहीं है, इम्प्लाइज यूनिक सॉल्यूशन। साहब यूनिक सॉल्यूशन है, पक्की मोहर लग गई यूनिक सॉल्यूशन की, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं है, डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन है ना। आप देखते हैं अब यूनिक सॉल्यूशन किससे दिया जाता है, विच इज गिवन बाय ये फॉर्मेट हम पूरा लिख रहे हैं, बोर्ड में अपन को ऐसे लिखना होता है, विच इज गिवन बाय x = a इनवर्स b, जो x = a इनवर्स b से दिया जाएगा, है ना। और वेयर a इनवर्स क्या होगा साहब, a इनवर्स = होगा एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a, ये होने वाला है। ये a इनवर्स यहां से आएगा, यानी कि एडजॉइंट a क्या होगा भैया, एडजॉइंट a हमारा होगा C'। अब कहानी वही है कि C क्या होगा, C होगा हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो कहानी आके अटक गई कहां पर, कोफैक्टर मैट्रिक्स पर आके अटक गई। अजय ने कर लिया, बहुत बढ़िया बेटा। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स पर कहानी अटक गई। आपको फैक्टर कितने निकालने पड़ेंगे बेटा, यहाँ पर देखिए आप, कोफैक्टर मैट्रिक्स इसका क्या होगा, ये कितने बाई कितने का है, 2/2 का है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स अपन निकाल लेते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। कोफैक्टर मैट्रिक्स सी, इसका सी क्या होगा, सी होगा हमारे 4 एलिमेंट है टोटल, तो अपना पहला आएगा C11, C12, C21 और C22, टोटल 4 आएंगे भैया। C22 ये होगा हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स। C11 कितना है, चलो वही लुका छिपी भैया, 5 का कोफैक्टर निकालना है। 5 जिस रो और कॉलम में उसको ढक दो, ये लो ये ढक्कन लगा दिया, ढक दिया, चलो कितना आया 6 बचा।
6 दिख रहा है, जो विजुअल है वो यहाँ आ जाएगा, जो दिख रहा है वो यहाँ आ गया, C11 की जगह पे ये आ गया साहब, ये आ गया। ठीक है, अब आते हैं अपन किस पर, 7 पर। 7 जिस रो और कॉलम में उसको छिपा दो, ये गया और ये गया, दिखा कौन, 4 4 4 यहाँ पर आ गया, लेकिन यहाँ पर ऑड पोजीशन है, देखो आप 1 2, यहाँ 1 2 बैठा है, 1 2 क्या करता है, साइन चेंज कर देता है, 1 और 2 3, 3 माने ऑड पोजीशन, ऑड पोजीशन माने जो आ रहा है उसका साइन चेंज कर दो। इसके बाद अपन को क्या करना है, 4 का देखना है, ये बंद और ये बंद, कितना आ गया भैया, 7 दिखा। 7 को अपन ने फिर ये यहाँ 2 1 बैठा है, 1 2 का भाई बैठा है 2 1, तो 2 + 1 3, ये भी ऑड है, माइनस हो गया, और इसके बाद ये लीजिए, ये बंद और ये बंद, तो आ गया 5, ये एडजॉइंट। अब एडजॉइंट ए कितना होगा बेटा, सी डैश। सी डैश का मतलब क्या है, इसको रो को, पहली रो को पहला कॉलम बना दो, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दो, बन गया साहब, ये एडजॉइंट ए आ गया। ठीक है, अब ए इनवर्स निकालना। ए इनवर्स क्या है भैया अपना, ए इनवर्स है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट ए अपना ये रखा है और डिटर्मिनेंट ये है, तो 1/2 बाहर, और ये पूरा मैट्रिक्स लिख दो, 6 -7 और -4 और 5, ये लिख दिया, ये लिख दिया साहब। अब क्या लिखना है भैया, सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन के लिए इतनी जगह में हो जाएगा, बस यहाँ मैं लिख के देता हूँ। सॉल्यूशन देखिए भैया, सॉल्यूशन क्या होगा, x = a इनवर्स b। हमारा x क्या है, x है हमारा xy। a इनवर्स क्या है, a इनवर्स ये रखा हुआ है भैया, a इनवर्स ये रखा हुआ है। a इनवर्स कितना है, 1/2, और ये पूरा मैट्रिक्स लिख देंगे अपन, कितना आएगा, 6 -7 -4 और 5, और b कहाँ पर है, b ये रहा साहब बेस मैट्रिक्स, शुरू में ही रख लिया था अपन ने, ये -2 -3, यहाँ पर b की जगह लिख देंगे -2 और -3। अब क्या करना है, अब यहाँ पर बस केवल इतना करना है, इसका अपन को मल्टीप्लाई करना है घोड़े की तरह, बस तिरछा चलेगा, ऐसे अपन को मल्टीप्लाई करना है घुमा घुमा के, तो घुमा घुमा के इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 6 का इंटू -2 में होगा -12, पहले का पहले के संग, दूसरे का दूसरे के संग, पहले का पहले के संग, 6 का -2 में हुआ -12, और -7 का -3 में होगा, प्लस का आ जाएगा 21। ठीक है, प्लस का आ गया 21, और यहाँ पर करना है अपन को -4 का इंटू 2 में, -4 का 2 में हो गया 8, और -5 3 जा 15, ये आ गया था। तो क्या बचा, क्या बचा लास्ट में, ये xy रखा हुआ है, यहाँ 1/2 रखा हुआ है, या 21 -12, 21 -12 कितना आ गया 9, और 8 -15 हो गया -7। ठीक है साहब, 1/2 अंदर भेज दो, इसको आप अंदर भेज दो, अंदर भेजोगे दोनों में डिवाइड हो जाएगा, 9/2 आ गया, ये हो गया 9/2, ये आ गया -7/2। ठीक है साहब, पहली वैल्यू पहले के इक्वल कर दो, x इक्वल टू प्लस का 9/2, y इक्वल टू माइनस का 7/2, ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से मैट्रिक्स मेथड से अपन किसी भी सिस्टम को सॉल्व करते हैं।